नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं ललन टॉप शो। आज विस्तार से बात करेंगे देश की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाने की क्षमता या संभावना रखने वाले एक स्वदेशी फाइटर जेट की, जिसकी पहली खेप अभी तक नहीं आ सकी है। इसकी मेकिंग और डिलीवरी को लेकर कौन सी जानकारी सामने आई है जिसने चिंता बढ़ाई है, इस पर बात करेंगे। फिर जानने की कोशिश करेंगे कि तिरुपति मंदिर में भगदड़ आखिर हुई कैसे। इंडिया ब्लॉक के भविष्य को लेकर आ रहे बयानों पर बात करेंगे और प्रवासी भारतीय सम्मेलन पर भी, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। लेकिन शो में सबसे पहले छत्तीसगढ़ से आ रही एक दुखद खबर पर बात करते हैं। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में एक बड़ा हादसा हुआ है। 9 जनवरी की शाम एक निर्माणाधीन स्टील प्लांट में चिमनी गिरने से 30 लोग दब गए। शो शूट होने तक रेस्क्यू शुरू ही हुआ था और 2 लोगों को मलबे से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया था। इंडिया टुडे की रिपोर्टर सुमी राजप्पन की खबर के मुताबिक डर है कि 8 से 9 लोग इसमें हताहत हो सकते हैं। यह प्लांट बिलासपुर रायपुर नेशनल हाईवे से सटे रामबोट गांव में है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक प्लांट में रखे भारी सेलो यानी सामान के भंडारण वाला टैंक ये अचानक गिर गया, जिसके चलते हादसा हुआ। इस मामले में जो भी अपडेट्स आएंगे ललन टॉप पर आपको मिलते रहेंगे। अब बड़ी खबर का रुख करते हैं। तेजस भारत का स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, यानी एक ऐसा फाइटर जेट जिसका वजन बहुत कम हो और हल्के वजन की वजह से ये जहाज में तेजी से मनूवर कर सके, कलाबाजियां खा सके। अब इस एयरक्राफ्ट को लेकर जो नई बहस है वो 7 जनवरी को दिल्ली में एक सेमिनार से शुरू हुई। ये सेमिनार भारतीय वायुसेना के पहले एयर चीफ मार्शल सुब्रतो मुखर्जी की स्मृति में आयोजित था। विषय था आत्मनिर्भर इन एरोस्पेस वे अहेड, यानी एरोस्पेस के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का रास्ता आगे का तलाशना। मुख्य वक्ता भारत के मौजूदा वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह। उन्होंने तेजस एयरक्राफ्ट की डिलीवरी और मेकिंग को लेकर कुछ कठोर टिप्पणियां की और कुछ तथ्य सामने रखे। सुनते हैं। Cumbersome process of testing, evaluation and certification. Again, we the test pilots are also responsible. We get stuck to one particular thing and just remain there till it moves there. Beyond that, I am not moving. Capacity building, we discussed about that. We need to increase our capacity. Again, when do we need the capacity? I may not need it throughout, but I'll need it in spurts. So we need to have that capacity. We need to be flexible in that. So production agencies have to invest in their, advanced manufacturing processes so that the speed can increase. एयर चीफ मार्शल AP सिंह के कहने का मर्म ये कि साल 1984 से तेजस बनाने का जिम्मा उठाए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के कारखाने अभी तक इतने ही इक्विप्ड हो सके हैं कि 40 साल बीत जाने के बाद भी भारतीय वायुसेना को इस एयरक्राफ्ट का पहला जत्था पूरा नहीं मिल सका। वजह गिनाई गई रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी R&D में हो रही देर। उपाय दिया गया कि इस क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दें तो हालत सुधर सकती है। डिफेंस इज वन सेक्टर वेयर टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ वी डोंट मीट द टाइमलाइन, दैट टेक्नोलॉजी ऑफ नो यूज टू मी। So we need to learn from our failures, move on, but not be scared of those failures. Funds we have just heard of, that R&D funds are woefully short. We are just about at 5%, should be at 15%. And we have to make sure that these funds are increased and they are available to private players also. Because when it comes to private industry, they are all there for money. I know it. For them to be in defense sector, something must come from the heart. It cannot always be for the money. वायुसेना प्रमुख ने यह भी कहा कि हमारा पड़ोसी मुल्क चीन एयरफोर्स में तेजी से निवेश कर रहा है। 26 दिसंबर को उसने अपनी 6वीं जनरेशन के स्टील्थ एयरक्राफ्ट यानी रडार पर न पकड़ में आने वाले एयरक्राफ्ट का जो अनावरण किया, वो भी एक ध्यान देने योग्य बिंदु है। China is concerned, it is not just the numbers, even the technology is going at a very rapid pace. We just saw that recent flight of the new generation fighter which they have pulled out, the stealth fighter.
एयर चीफ मार्शल हमारे देश की सेना की वाजिब चिंता जाहिर कर रहे थे कि लड़ाकू जहाज ही समय से नहीं मिल पा रहे हैं। इन बयानों पर खबरें लिखी ही जा रही थीं कि 9 जनवरी को भुवनेश्वर, उड़ीसा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें सामने आने लगी। वो प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का उद्घाटन कर रहे थे। पीएम मोदी ने अपने भाषण में भारत के स्वदेशी फाइटर प्लेन्स की तारीफ की। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बना रहा है और वो दिन भी दूर नहीं जब आप किसी मेड इन इंडिया प्लेन से ही प्रवासी भारतीय दिवस मनाने भारत आए। जाहिर है इन सारे बयानों के केंद्र में है तेजस एयरक्राफ्ट, वो एयरक्राफ्ट जिसे देश के वैज्ञानिकों ने शिद्दत से तैयार किया लेकिन अभी मुकम्मल नहीं हो पाया। तो ऐसा क्या हुआ कि वायुसेना को इस फाइटर जेट की खेप नहीं मिल सकी? इसे समझने के लिए आपको पूरी कहानी सुननी होगी। साल था 1983। रक्षा मंत्रालय के अधीन आने वाले डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO ने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA बनाने का प्रस्ताव अपने मंत्रालय को दिया। प्रोजेक्ट का शुरुआती मकसद MiG-21 एयरक्राफ्ट की विदाई की जाए और उसकी जगह एक स्वदेशी एयरक्राफ्ट आए, ये थी। फिर अगले साल यानी 1984 में मंत्रालय ने प्रोजेक्ट को मंजूरी दी और इस नियत से एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी ADA की शुरुआत हुई। फिर 1986 में नए जहाज के लिए DRDO के बेंगलुरु में मौजूद गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट यानी GTRE में इस इंजन का निर्माण शुरू हुआ। 14 साल की रिसर्च के बाद जब ये इंजन बनकर रेडी हुआ तो इसे नाम दिया गया कावेरी। फिर साल 1990 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में नए जहाज का डिजाइन भी तैयार किया गया। इसमें फ्रांस की कंपनी दसॉ एविएशन की मदद ली गई जो राफेल बनाता है। साल 1995 में इस जहाज के 2 वेरिएंट TD1 और TD2 को लोगों के सामने लाया गया। यहाँ TD का मतलब है टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर। ये एक तरह का प्रोटोटाइप था यानी पूरे जहाज का पहला मॉडल जो ये दिखाता था कि असल में जहाज कैसा होगा। फिर साल 2001 में एयरक्राफ्ट के TD1 प्रोटोटाइप ने पहली उड़ान भरी। 2002 में TD2 ने भी उड़ान भरी यानी दोनों प्रोटोटाइप टेस्ट किए गए। ये दोनों उड़ानें सफल रहीं यानी जहाज अब अपना फाइनल रूप ले सकता था। पर ध्यान रहे कि ये साल 1983 में प्रोजेक्ट की शुरुआत के 18-19 साल बाद हो रहा था। फिर साल 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस एयरक्राफ्ट को चिरपरिचित नाम दिया, तेजस। इस नए फाइटर प्लेन की खूबियां क्या रहीं? पूरा डिजाइन भारत में तैयार किया गया था जिस वजह से इसमें कभी भी कोई भी परिवर्तन किया जा सकता है। पूरा सिस्टम इंडिया में डिजाइन होने की वजह से फाइटर पायलट्स के लिए इसे चलाना ज्यादा आसान है। एक बार फ्यूलिंग में तेजस 3000 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है और अधिकतम स्पीड 2205 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। इस एयरक्राफ्ट की अन्य खूबियों को भी हमने एक्सपर्ट्स की मदद से समझा है। तेजस भारत का एक स्वदेशी फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसको बोलते हैं लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, और ये बहुत सालों से इसका डेवलपमेंट चल के आ रहा है, लेकिन अब वो सिस्टम में है, ऑपरेशनल है। 2 स्क्वाड्रंस हैं इंडियन एयरफोर्स के पास, और ये एक लाइट फाइटर जेट है जो बहुत सारे मिशंस कर सकता है, जैसे कि मिसाइल से वार कर सकता है, और एयरक्राफ्ट को मार गिरा सकता है, बॉम्ब ड्रॉप कर सकता है, स्ट्राइक मिशंस कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस मिशंस कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर मिशंस कर सकता है। तो अगर आप ओवरऑल देखोगे तो ये एक मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट कहा जा सकता है। इस पर बहुत सारे टाइप के हथियार लग सकते हैं, तो ये एंटी शिप मिशंस भी कर सकता है, और अभी इंडियन एयरफोर्स के पास 40 ऐसे विमान हैं। आपने जहाज की खूबियों को समझा, अब देखते हैं इसका डेवलपमेंट प्रोसेस। साल 2006 रक्षा मंत्रालय ने HAL से 20 तेजस जेट्स के लिए करार किया। इन 20 में 14 फाइटर थे जबकि 6 ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट। ये सारे जहाज साल 2011 तक भारतीय वायुसेना के खेमे में आने थे, लेकिन 2008 में एक मुसीबत सामने आई। तेजस जहाज़ों में जो कावेरी इंजन लगाया गया था वो इसे ज़रूरी शक्ति नहीं दे पा रहा था। ये शक्ति, या अंग्रेजी में कहें तो थ्रस्ट ही होता है जो किसी जहाज़ को उचित गति देता है। कम शक्ति मिलने पर एयर कॉम्बैट में यानी हवाई लड़ाई में जहाज़ों की गति धीमी पड़ जाएगी। ऐसे में एक नया रास्ता तलाशने की ज़रूरत थी, क्योंकि 2006 से शुरू हुआ तेजस खरीदने का क्रम अब आगे बढ़ चुका था। रक्षा मंत्रालय के तमाम चैनल्स के जरिए ऑर्डर प्लेस किए जा रहे थे। जो संख्या 20 की थी वो 2010 आते आते 40 तक पहुंच चुकी थी। तब
विदेश में रास्ता देखा गया, संपर्क किया गया जनरल इलेक्ट्रिक यानी जीई से। इस अमेरिकन कंपनी के पास एक इंजन था F404। ये बनाया भी जा रहा था। ऐसे में रक्षा मंत्रालय ने प्रस्ताव रखा कि इसका एक ऐसा वेरिएंट बने जो तेजस एयरक्राफ्ट को उचित शक्ति दे सके, यानी मान लिया गया कि कावेरी ये काम नहीं कर सकता। जीई ने इस डिमांड पर जो इंजन बनाया उसे कहा गया F404 IN-20। तय हुआ कि तेजस में अब यही इंजन फिट किया जाएगा। कुछ बरस तक ये प्रक्रिया चलती रही। इंजन भी मिले 2012 तक HAL को, और फिर आया साल 2016। इस साल भारतीय वायुसेना के बेड़े में पहली बार तेजस शामिल हुआ, लेकिन सिर्फ 2 एयरक्राफ्ट मिले, वो भी 2001 में हुई पहली टेस्ट फ्लाइट के 15 बरस बाद। साल 2017 पिछले ऑर्डर में देर थी, फिर भी एयरफोर्स ने HAL को कुल 83 तेजस विमानों का ऑर्डर और दिया। उम्मीद कि उसकी फैसिलिटी में हर साल 16 तेजस विमान तैयार हो सके, पर ऐसा हुआ नहीं। 2018 आते आते भारतीय वायुसेना के तेजस बेड़े में कुल 8 जहाज आ सके। रक्षा मंत्रालय की ओर से जो 40 जहाज का ऑर्डर था, उसके मुकाबले ये सप्लाई बहुत कम थी। लिहाजा रक्षा मंत्रालय ने HAL पर दबाव जारी रखा और कहा कि अगले साल कम से कम 18 जहाज और डिलीवर करें, पर ऐसा नहीं हुआ और अब तक निर्णायक देरी हो चुकी थी। और जानकार बताते हैं कि इसके पीछे 2 अहम वजहें थी। पहली, HAL की प्रोडक्शन क्षमता जरूरत के मुकाबले काफी कम थी, और दूसरी, जीई से जो इंजन मिलने थे उनके भी आयात की गति कम थी। 2020 आते आते वायुसेना के बेड़े में तेजस का एक पूरा स्क्वाड्रन खड़ा हो पाया। स्क्वाड्रन नंबर 45 उर्फ फ्लाइंग डैगर्स। इसमें कुल 16 तेजस जहाज शामिल हैं। स्क्वाड्रन नंबर 18 उर्फ फ्लाइंग बुलेट्स को अभी तेजस से लैस करने का काम चल रहा है, यानी अभी भी पहले 40 जहाजों का जो बेड़ा है वो पूरी तरह तैयार नहीं हो पाया है। इस देर को देखते हुए साल 2021 में भारत सरकार ने जीई को कहा कि मार्च 2023 तक 99 एयरक्राफ्ट्स के F404 IN-20 इंजन डिलीवर करे। जीई ने ऐसा करने का वादा भी किया, लेकिन अपनी डेडलाइन फिर से मिस कर दी। इसी बरस जब पीएम नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अमेरिका की यात्रा पर गए तो उन्होंने इंजन में देरी का मुद्दा भी उठाया था। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने इस देरी के कारण जीई पर जुर्माना भी लगाया, और अक्टूबर 2024 की द प्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक जीई ने कहा वो अप्रैल 2025 से सभी इंजन की डिलीवरी शुरू कर देंगे, यानी ये अभी भी देरी से चल रहा है। तेजस भारतीय वायुसेना के लिए कितना जरूरी एयरक्राफ्ट है, इसे ऐसे समझिए कि 25 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में इस एयरक्राफ्ट में उड़ान भरी थी और इसकी खूबियों की तारीफ की थी। पर तथ्य ये भी है कि इतना तेज और सुविधाओं से लैस जहाज अपनी डेडलाइन से बहुत पीछे है। डिलीवरी में देरी की जो भी समस्या है उसे हमने कुछ रक्षा मामलों के पत्रकारों से समझा। अभी एक्चुअली इसमें 2 विषय है। पहले हमें समझना चाहिए, एयर चीफ ने 2 विषय बोले। पहला चीज है जो 40 एयरक्राफ्ट जो हमने ऑर्डर किया था 210 में, वो अभी तक पूरा हमारे पास आया नहीं है, ये बात वो कह रहे हैं। ये जो इसका प्रॉब्लम मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है क्यों हो रहा है। द रीजन बिहाइंड इट इज, इसमें देरी प्रोडक्शन सिस्टम में कोई हो सकता है, क्योंकि आज की डेट में HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का जो तेजस प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो सिर्फ 8 एयरक्राफ्ट प्रोड्यूस करने का कैपेसिटी है। बट मगर उस 8 एयरक्राफ्ट के आप तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे तो उनको सिर्फ 5 साल लगना चाहिए था, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी F404 करके एक GE अमेरिकन कंपनी है, जनरल इलेक्ट्रिक, उनके जो एयरक्राफ्ट एरो इंजन है वो ऑलरेडी ऑर्डर प्लेस कर चुके हैं, खरीद चुके हैं। उसके लिए 120 इंजन उन्होंने खरीदा था तेजस 40 एयरक्राफ्ट के लिए, वो फिट होके वो डिलीवरी होना है। तो उसमें कोई प्रोडक्शन सिस्टम में कोई दिक्कत आ रही है, वही नजर आ रहा है मेरे को। दूसरा विषय है तेजस Mark 1A, ये अपग्रेडेड वर्जन है। तेजस जो 40 एयरक्राफ्ट जो मैंने पहले कहा था उसका अपग्रेडेड वर्जन है ये। इसका ऑर्डर सिर्फ 2021 में प्लेस किया गया है।
83 एयरक्राफ्ट का, उसमें 10 एयरक्राफ्ट ट्रेनर एयरक्राफ्ट है और 73 एयरक्राफ्ट प्रॉपर फाइटर एयरक्राफ्ट है। उसमें 10 एयरक्राफ्ट का डिलीवरी हो चुका है पिछले 2023 में ही। मगर अभी जो आने वाला जो है, जो डिले हो रहा है, वो है जो एक्चुअल लड़ाकू विमान है उसकी डिले हो रही है 73 एयरक्राफ्ट की। वो इनफैक्ट वो भी 2023 में डिलीवर होना था। उसके लिए हमने F414 जीई का इंजन है, वो भी जीई का ही इंजन है, वो हमने ऑर्डर किया था उसके लिए। तो उसमें आने में देरी हो रही है। हम सारे खबर पढ़ रहे हैं इसके बारे में कि जी ने अभी डिलीवरी नहीं किया, अभी अप्रैल 2025 में डिलीवरी करेंगे, उसके बाद ही वो तेजस में फिट होगा, उसके बाद प्रोडक्शन शुरू होगा। इसके बीच में ये एक्चुअली कारण है डिले होने का। और इसमें मैं मानता हूं कि प्रॉब्लम ये भी है कि HAL ने अपना प्रोडक्शन सिस्टम को मजबूत नहीं किया है इस वक्त। अब सवाल है कि इसे सॉल्व कैसे किया जाए, क्योंकि बात सीधी सी है, जंग में सैनिकों को बिना हथियार के नहीं भेजा जा सकता। और यहाँ समस्या है हथियारों का जखीरा पूरा भरा ही नहीं। अभी HAL की ओर से तेजस की सप्लाई में देर हो रही है, तो सरकार क्या करे? क्या तेजस की सप्लाई तेज करने के लिए HAL पर निर्भर रहे, जहां से लगातार 41 बरस से डेडलाइन मिस हो रही है, या वो वक्त आ चुका है कि सरकार दूसरे प्राइवेट प्लेयर्स की ओर भी देखे? एयरफोर्स चीफ ने भी इसकी जिक्र किए थे इसके बारे में। देश में अभी देखेंगे तो एक ही प्रोडक्शन फैसिलिटी हमारे पास कम्बैट एयरक्राफ्ट बनाने का, यानी कि लड़ाकू विमान बनाने के लिए एक ही है, वो है बेंगलुरु प्लांट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का। मैं दूसरा प्लांट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, नासिक में वो प्लांट है, वो सुखोई बना रहे हैं, वहां पे तेजस बना सकते हैं। वो एक प्रोडक्शन लाइन बना सकते हैं जिसमें 8 एयरक्राफ्ट बनाने का उनका शक्ति होगा। मगर ये हमारे लिए काफी नहीं है। आप देखिए हमारे आमने सामने, आप ऑलरेडी लद्दाख में चीन के साथ हम लड़ाई अभी अभी अक्टूबर नवंबर में थोड़ा सुलझ गया है वो मामला। मगर फिर भी देखेंगे तो ये थ्रेट तो हमारे पास है ही है, एक खतरा तो हमारे भारत के सामने है। और पाकिस्तान भी है जो हमें तंग कर सकता है, क्योंकि वो चाइनीज का एयरक्राफ्ट खरीद रहे हैं। चाइनीज एयरक्राफ्ट वो अपना J-17 अभी खरीद रहे हैं, और बाकी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट भी खरीदने का वो प्लान कर रहे हैं। सो हमारे सामने थ्रेट काफी कड़ा है इस वक्त। तो इस समय हमारा जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है, 42 सैंक्शनड स्ट्रेंथ है इंडियन एयरफोर्स की कॉम्बैट एयरक्राफ्ट स्ट्रेंथ, यानी कि लड़ाकू विमान स्क्वाड्रन जो बोलते हैं, वो 42 स्क्वाड्रन्स होना चाहिए हमारे पास। बट इस वक्त आप देखेंगे तो बड़ी मुश्किल से हम 30 स्क्वाड्रन हमारे पास है एयरफोर्स के पास, वो भी बड़ी मुश्किल से कर रहे हैं, क्योंकि पुराने एयरक्राफ्ट MiG-21 एयरक्राफ्ट बहुत पुराने एयरक्राफ्ट हैं, 40-50 साल के पुराने एयरक्राफ्ट हैं। उसको हम किसी तरह घसीट के हम उसको चला रहे हैं अभी इस वक्त। तो इस स्थिति में क्या सोल्यूशन है? एक सोल्यूशन एक ही हो सकता है कि एक प्राइवेट प्लेयर इसमें शामिल होना चाहिए। भारत सरकार को बड़ी गहरी से इस विषय सोचना चाहिए, और जल्दी सोचना चाहिए, जल्दी निर्णय भी लेना चाहिए कि एक प्राइवेट प्लेयर इसमें शामिल हो जाए तेजस प्रोडक्शन में। आप ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करो, उसका जो भी IPR राइट्स है, उसका जो लाइसेंसिंग फी जो भी आप बोलेंगे वो आप ले लो उनसे, प्राइवेट प्लेयर से, और उसको प्रोडक्शन का चालू कर दो। आपने इस खबर के अलग अलग पहलू समझे, लेकिन बात में बार बार HAL पर सवाल उठ रहे हैं। हमने भी अपने हिस्से के सवाल HAL को भेजे हैं। अगर उनका जवाब आएगा तो हम आपको अपडेट करेंगे। खबर में फिलहाल इतना ही, इस ज़रूरी हिदायत के साथ कि हमारे देश के सैनिकों को, वो पानी में हो, हवा में या ज़मीन पर, अत्याधुनिक हथियार और ज़रूरी उपकरण मिलें, ताकि वो अपना काम ठीक से कर सकें और हम और आप सुरक्षित महसूस कर सकें। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अब सुर्खियों की बारी। आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर में 8 जनवरी की रात मची भगदड़ में 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। कम से कम 25 घायल हैं, उनका इलाज चल रहा है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू घायलों से मिलने अस्पताल पहुंचे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हादसे पर दुख व्यक्त किया। अब सवाल यह है कि भगदड़ हुई कैसे? जानकारियां अभी स्थानीय लोग और मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से सामने आ रही हैं। जब लोग बैकुंठ द्वार दर्शन के टोकन के लिए लाइन में थे, तभी स्थिति बिगड़ी। ये बैकुंठ द्वार दर्शन क्या है, इस बारे में मंदिर की व्यवस्था देखने वाली तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम यानी TDT के
कार्यकारी अधिकारी जे श्यामला राव ने बताया कि 10 से 19 जनवरी तक बैकुंठ एकादशी पर बैकुंठ द्वार दर्शन के लिए खोले जाने थे। सुबह 4:30 बजे से प्रोटोकॉल दर्शन शुरू होगा, फिर 8 बजे से सर्व दर्शन यानी सबके लिए। इसी के लिए लोग टोकन के लिए पंक्ति में खड़े थे। इन 10 दिनों में करीब 7 लाख भक्तों के आने की संभावना जताई गई थी। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक टोकन 9 जनवरी की सुबह से बंटने थे, लेकिन 8 जनवरी की रात से ही काउंटर पर भारी भीड़ लग गई। 4000 से ज्यादा लोग लाइन में थे। पहले से ही काफी अव्यवस्था और धक्का मुक्की जैसा माहौल। प्राथमिक जानकारी के मुताबिक टोकन की लाइन में खड़ी मलिका नाम की एक महिला अचानक बेसुध होकर गिर पड़ी। जब उनको वहां से निकाला जाना था, अस्पताल ले जाने के लिए एक दरवाजा खोला गया। भीड़ को लगा कोई रास्ता है। भारी भीड़ बिना कुछ जाने समझे उसी गेट की तरफ भागी और भगदड़ शुरू हो गई। मलिका समेत 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। टीडी चेयरमैन ने कहा यह प्रशासन की चूक के कारण हुआ है। उन्होंने कहा डीएसपी ने एक तरफ का गेट खोला और सारे लोग उधर की ओर ही भागने लगे। 6 मृतकों में अभी एक की ही पहचान हो पाई है। अगली सुर्खी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 जनवरी को 18वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शामिल हुए। ये जैसा पहले बताया ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 70 देशों से 3000 से ज्यादा प्रतिनिधि पहुंचे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाई। ये प्रवासियों के लिए स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन है। दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से चलकर 3 हफ्ते तक कई जगहों पर जाएगी। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। भारत अपना पक्ष मजबूती से रखता है। ग्लोबल साउथ की आवाज पूरी ताकत से उठ रही है। पीएम ने आगे भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि आप सबकी वजह से मुझे दुनिया में गर्व से सर ऊंचा रखने का मौका मिलता है। आपकी वजह से मुझे दुनिया में गर्व से सिर ऊंचा रखने का मौका मिलता है। बीते 10 वर्षों में मेरी दुनिया के अनेक लीडर से मुलाकात हुई है। दुनिया का हर लीडर अपने देश के भारतीय डायस्पोरा की, आप सभी की बहुत प्रशंसा करता है। इसका एक बड़ा रीजन वो सोशल वैल्यूज है जो आप सभी वहां की सोसाइटी में ऐड करते हैं। प्रधानमंत्री ने प्रवासियों से 3 अपील भी की। पहली, जिस देश में आप रहते हैं वहां के लोगों को भारतीय इतिहास के बारे में बताएं। दूसरी, मेड इन इंडिया सामान खरीदें, भारत के लोकल को ग्लोबल बनाने में योगदान दें। और तीसरी, आप जिस देश में हो वहां अपनी मां के नाम का एक पौधा जरूर लगाएं। इसके अलावा एक अन्य मंच पर प्रधानमंत्री ने जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट को लेकर भी देश को संबोधित किया। मुझे बताया गया है कि इस प्रोजेक्ट की मदद से हम देश में एक डाइवर्स जेनेटिक रिसोर्स बनाने में सफल हुए हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत देश में अलग अलग आबादियों से जुड़े 10,000 लोगों की जीनोम सीक्वेंसिंग की गई है। अब ये डेटा हमारे वैज्ञानिकों को, रिसर्चर्स को उपलब्ध होने जा रहा है। इससे हमारे स्कॉलर्स को, हमारे साइंटिस्ट को भारत का जेनेटिक लैंडस्केप समझने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट एक रिसर्च इनिशिएटिव है। मकसद देश के लोगों की जीनोम सीक्वेंसिंग करके बीमारियों के बारे में रिसर्च करना। इससे क्या होगा, भारतीय लोगों में जेनेटिक्स के आधार पर जो बीमारियां हो रही हैं उन पर विस्तार से जानकारी हासिल होगी और तब इनके सटीक इलाज के लिए रिसर्च और फिर आगे चलकर सुविधाएं तैयार होंगी। अगली सुर्खी, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस शेखर यादव से जुड़ी है। जस्टिस यादव ने 8 दिसंबर 2024 को हाईकोर्ट के प्रांगण में विश्व हिंदू परिषद के लीगल सेल के कार्यक्रम में टिप्पणी की, जिस पर आपत्तियां उठी। अब सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई शुरू की है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जज अरुण भंसाली को पूरे मामले में नई रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है। इससे पहले जस्टिस यादव 17 दिसंबर को सीजेआई संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम के सामने पेश हुए थे। उन्होंने तब अपने बयान को लेकर न माफी मांगी थी, न ही कोई स्पष्टीकरण दिया था, जिसके 22 दिन बाद सीजेआई ने ये एक्शन लिया। जस्टिस शेखर यादव का वो विवादित बयान क्या था, सुनते हैं। कठमुल्ला है जिसे कह लीजिए आप, शब्द गलत है, लेकिन कहने में गुरेज नहीं है।
क्योंकि वो देश के लिए घातक हैं, बिगाड़ने वाले लोग हैं, जनता को भड़काने वाले लोग हैं, देश आगे न बढ़े इस प्रकार के लोग हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में कहा गया कि सी रविचंद्रन अय्यर बनाम जस्टिस AM भट्टाचार्य और अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में एक फैसला दिया था और कहा था कि जब मामला हाईकोर्ट के किसी जज के खिलाफ शिकायत से जुड़ा हो तो हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से उस पर सलाह लें। इस मामले में जस्टिस AM भट्टाचार्य जी के खिलाफ वित्तीय गड़बड़ियों के आरोप शामिल थे। इनके सामने आने पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर कानून बनाया और कहा कि यह भविष्य के लिए एक मिसाल कायम करेगा। फैसला आने के बाद साल 1997 में सुप्रीम कोर्ट की पूर्ण न्यायपीठ ने कहा, अगर न्यायाधीशों को न्यायिक जीवन के मूल्यों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो एक आंतरिक जांच तंत्र गठित किया जाएगा। संभव है कि जस्टिस शेखर यादव के मामले में CJI का ये कदम इसी ओर इशारा हो। सुप्रीम कोर्ट से एक और टिप्पणी आई, जज पर नहीं बल्कि पूरे इलाहाबाद हाईकोर्ट की कार्यप्रणाली पर। सुप्रीम कोर्ट में मुख्तार अंसारी की एक प्रॉपर्टी को लेकर चल रहे विवाद पर दाखिल याचिका की सुनवाई हो रही थी। इस दौरान कोर्ट ने कहा, इलाहाबाद हाईकोर्ट को यह मामला उठाने के लिए डायरेक्शन दिए गए थे, फिर भी ऐसा नहीं हुआ, ये चिंताजनक स्थिति है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, कुछ हाईकोर्ट्स की स्थिति चिंताजनक है, खासकर इसकी इलाहाबाद हाईकोर्ट की। यहाँ फाइलिंग का सिस्टम कोलैप्स कर चुका है, यानी ध्वस्त हो चुका है। ये सिस्टम भी ध्वस्त हो चुका है, कोई नहीं जानता कौन सा केस लिस्ट हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट देश की सबसे बड़ी हाईकोर्ट है, तब भी ये स्थिति है। अगली सुर्खी इंडिया ब्लॉक के भविष्य से जुड़ी है, क्योंकि लगातार बयान आ रहे हैं और लोकसभा चुनाव के दौरान कायम एकता खतरे में नजर आ रही है। 9 जनवरी को ताजा बयान और नए सिरे से बहस। किसका? जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला का। उन्होंने कहा, बदकिस्मती है कि इंडिया ब्लॉक की कोई मीटिंग बुलाई ही नहीं जा रही। ना तो लीडरशिप को लेकर स्पष्टता है, ना ही एजेंडे को लेकर, और ना ही इस पर कि हम साथ रहेंगे या नहीं। बदकिस्मती की बात यह है कि क्योंकि इंडिया ब्लॉक की कोई मीटिंग बुलाई नहीं जा रही है तो इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है, ना लीडरशिप को लेके, ना एजेंडा को लेके, ना आगे क्या हम रहेंगे या नहीं रहेंगे इसको लेके। शायद दिल्ली के इंतखाबात हो जाएं, उसके बाद अच्छा ये होगा कि इंडिया ब्लॉक के तमाम जो हिस्सेदार हैं उनको बुलाया जाए और इस पर क्लैरिटी हो। अगर ये सिर्फ पार्लियामेंट इलेक्शंस के लिए था, इसको वाइंड अप करिए, फिर हम अपना काम अलग से करेंगे। अगर पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद ये असेंबली के लिए भी है तो फिर हमें मिलकर काम करना होगा। हालांकि उमर ने यह भी कहा कि ऐसी कोई बात नहीं हुई कि इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव तक ही रहेगा। इससे पहले समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के खेमे से भी खबरें आई, जिसके बाद इंडिया गठबंधन असहज नजर आया। सपा ने खुलकर ऐलान किया, दिल्ली विधानसभा चुनाव में वो आम आदमी पार्टी को समर्थन करेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव जहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने है। आरजेडी की तरफ से भी तेजस्वी यादव ने साफ कहा, इंडिया गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव तक ही था। आज का ललन टॉप शो यहीं समाप्त होता है, एक धन्यवाद ज्ञापन के साथ जो आपके नाम है। आपके साथ का नतीजा है कि ललन टॉप का फाइनेंशियल बुलेटिन यानी आर्थिक मामलों से जुड़ा हमारा रोज का कार्यक्रम खर्चा पानी 1000 एपिसोड के मकाम तक पहुंच गया है। खर्चा पानी जो रोज रात 10 बजे ललन टॉप पर आप देख सकते हैं। आपके सहयोग, आपके सानिध्य के लिए शुक्रिया। यूं ही निगहबानी बनाए रखिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि। What about विराट कोहली? The style of leadership was not inclusive. मेरे तरह बनो तो आप फिट हो जाओ। Like UV Paz instance यार। बिग के जॉन प्यार का भूखा, काऊ के धन दौलत का नाव। अंधेरा मुझे प्रिय है, मुझे अंधेरे की औलादों से क्या नफरत होगा। फिर अपनी आजा गुफाओं में आप मेरा फेवरेट गाना है बस। आजा गुफाओं में अभी ना एक AI से बनेगा ताऊ जो एक अंधेरी गुफा के सामने खड़े हुए हैं और बोल रहे हैं आइए।